तो आज का जो हमारा लेसन है वो मैं शुरू करने जा रही हूँ। और आज का जो हमने लेसन लिया है वो है टेक्निकल टर्म्स। तो टेक्निकल टर्म्स जो कि ड्रेस मेकिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। तो इस टेक्निकल टर्म का मैं पहले शाब्दिक अर्थ बताती हूँ आपको कि टेक्निकल टर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, तकनीकी और शब्द। तो शब्द हम किसे कहते हैं? शब्द वो होता है जो कि आप आमतौर पर यूज करते हैं ना, आम बोलचाल की भाषा में जो भी हम वर्ड यूज करते हैं वो हम उनको हम शब्द कहते हैं। लेकिन यदि हम कोई स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं, कोई टेक्निकल बेस्ड काम कर रहे हैं, तो उस समय यदि हम जिस शब्द का यूज करेंगे तो उनको हम कहेंगे टेक्निकल शब्द। ठीक है, मतलब तकनीकी शब्द। तो ये जो टेक्निकल टर्म है ये अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग होती है। तो ये विषय है मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है आज के लिए क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। ये हमारा सिलेबस है CITS का, अपैरल सेक्टर का, ड्रेस मेकिंग का, और उसमें आपका टेक्निकल टर्म मेंशन है। और इस टेक्निकल टर्म पर हमारा कम से कम 100 क्वेश्चंस का यदि पेपर आता है तो हमारे कम से कम 8 क्वेश्चन का वेटेज इस पर जाता है। तो इस लेसन को पढ़ाने का मेरा ऑब्जेक्ट है कि ड्रेस मेकिंग फील्ड में इस्तेमाल होने वाले जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको आप लिस्ट आउट कर सकें, और जितने भी ये है आपके टेक्निकल टर्म्स, जब भी आप टेक्निकल काम कोई कर रहे हैं, जब आप कोई ड्रेस बना रहे हैं तो आप उपयुक्त टेक्निकल टर्म यूज कर सकें। और जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं हमारे उनकी आप खुद समीक्षा भी कर सकें। तो हमारे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट हिंदी मीडियम के हैं और उनको इंग्लिश तो समझ आती है लेकिन बहुत ज़्यादा इजीली हिंदी के लिए वो थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है दोनों लैंग्वेज में अपना स्लाइड्स बनाने के लिए, तो दोनों लैंग्वेज के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तकनीकी शब्द की विशेषता है कि यह एक ऐसा शब्द है तो यह एक ऐसा शब्द है जो कि एक विशिष्ट अर्थ रखता है और वो भी एक विशिष्ट क्षेत्र में। मतलब उस टेक्निकल टर्म का मीनिंग है सिर्फ एक वर्ड, इट इज नॉट ए सेंटेंस। एक वर्ड है जो कि एक विशेष मीनिंग रखेगा और वो भी विशिष्ट क्षेत्र में। तो इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूंगी आपको, जैसे कि हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं बास्टिंग। तो यदि बास्टिंग शब्द का हम यूज करेंगे तो जो शेफ हो जाए, जो खाना बनाने वाले होते हैं, वो इसका मीनिंग निकालेंगे चिकन से या टर्की मिस्ट से, है ना। और जबकि जो हमारा ड्रेस मेकिंग में है इसका मीनिंग होता है कि एक टेम्परेरी स्टिच जो कि लंबा और एक ढीला टांका होता है, इस तरह की एक स्टिच जो होती है वो आपकी टेम्परेरी स्टिच कहलाती है। ठीक, इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे कि हम यूज करते हैं थ्रेडिंग वर्ड। तो थ्रेडिंग क्या होता है कि जो कॉस्मेटोलॉजी वाले ट्रेड होता है उसमें थ्रेडिंग का मतलब होता है स्किन से हेयर्स को रिमूव करना। तो वो स्किन से हेयर्स को थ्रेड की सहायता से रिमूव करते हैं, इसलिए उसको थ्रेडिंग कहते हैं। लेकिन हमारे ड्रेस मेकिंग में हम क्या करते हैं, थ्रेडिंग का मतलब होता है जो हमारी मशीन होती है, तो मशीन में थ्रेड को डालने के स्टेप्स होते हैं, तो कम से कम 3-4 स्टेप्स होते हैं, उसके बाद मशीन में धागा डलता है। तो वो जो मशीन में धागा डालने के स्टेप्स होते हैं उनको हम थ्रेडिंग कहते हैं। तो इसलिए जो टेक्निकल टर्म होता है वो उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, और वो भी स्पेशल फील्ड के लिए। हर फील्ड में उसका मीनिंग बदलता जाता है। तो टेक्निकल टर्म एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है और बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, तो इसलिए आज के लेसन में मैंने 20 टेक्निकल टर्म्स को लिस्ट किया है और ये 20 टेक्निकल टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला टेक्निकल टर्म है हमारा एनोटेट। तो आप लोग सभी बच्चे पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न बनाने के बाद मैडम आपको कहते हैं कि आप इस पर लिखिए कि ये कौन सा पैटर्न है, उसका नाम होना चाहिए, उसका साइज होना चाहिए, उसमें ग्रेन मार्क होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इस पर होनी चाहिए। तो वो जब आप सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है एनोटेट। आप देखिए इस तरह का पैटर्न बनाते हैं आप ना, और इसी तरह से सारी इंफॉर्मेशन आप लिखते हैं और इस प्रोसेस को आप कहेंगे एनोटेट। नेक्स्ट है आपका एप्लिक। एप्लिक बहुत आम टेक्निकल टर्म है, सब लोग जानते हैं कि एक छोटा कपड़ा होता है और छोटे कपड़े को या तो हम डिजाइन कर लें या बड़े कपड़े पर रख के उसको डिजाइन करते हुए कुछ और डेकोरेट बनाएं। तो छोटे कपड़े को जब बड़े कपड़े के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये हमारा
एप्लिक कहलाता है। ठीक है, जैसे ये अब हमारा एक कपड़ा है वाइट कलर, इसके ऊपर हमने ये ऑरेंज कपड़ा लिया है, तो इसको हम इस शेप में डिजाइन बना के और इसको हैंड स्टिच से कंप्लीट किया है ना। तो जो भी छोटा कपड़ा जब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो या तो हम हैंड स्टिच यूज करेंगे या एम्ब्रॉयडरी यूज करेंगे या मशीन स्टिच, तीनों की सहायता से जब हम एक बड़े फैब्रिक के ऊपर छोटे फैब्रिक को अप्लाई करते हैं एक डिजाइन के रूप में, तो वो हमारा कहलाता है एप्लिक वर्क। तो जैसे हमने यहाँ ये रैबिट बनाया छोटे कपड़े से और उसको आपने ये बड़े कपड़े के ऊपर अप्लाई किया, तो ये हमने किया एप्लिक वर्क। अब मैंने ये जो टेक्निकल टर्म है ये अल्फाबेटिकली लेने का कोशिश की है, लेकिन जहां भी मुझे कहीं कंपेयर करना पड़ेगा तो इसलिए मैं अल्फाबेटिक को छोड़ के दूसरा वर्ड ले लूंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर पैच वर्क ले लूँ साथ में। पैच वर्क ये एप्लिक का डिजाइन है, जैसे ये आपने मेन फैब्रिक है इसके ऊपर आपने डिजाइन बनाया, तो देखो यहाँ हैंड स्टिच किया और यहाँ पर आपने एम्ब्रॉयडरी किया, तो इस तरह से जो डिजाइन बनेगा वो एप्लिक कहलाएगा। इसके साथ मैं आपको पैच वर्क बताना चाहती हूँ। पैच वर्क क्या होता है कि होता कोई छोटा कपड़ा है, लेकिन छोटे कपड़ों को आपस में जोड़ेंगे, तो आपस में जोड़ के जब हम बड़ा कपड़ा बनाएंगे तो वो आपका कहलाएगा पैच वर्क। तो ये जो छोटे टुकड़े हैं ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, है ना, और डिफरेंट शेप के भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने ये वाला कपड़ा लिया है, ये देखिए डिफरेंट कलर के हैं, साइज सेम है, इनसे हमने बैग बनाया। यहाँ हमने डिफरेंट साइज रखा है, तो इन तीनों को जोड़ के और आप इस तरह का कुशन का डिजाइन बना सकते हैं। इसी तरह से आप ये छोटे टुकड़े आपस में जोड़ के और ये टॉप बना सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ये हमने छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में हैंड स्टिच से जोड़ा है और उसके बाद हमने एक ये गारमेंट बनाया, तो ये हुआ आपका पैच वर्क। तो बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि जो एप्लिक है वो हम कपड़े के ऊपर कर रहे हैं और जो पैच वर्क है उसमें हम दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो जनरली यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि बड़े कपड़े के ऊपर हम छोटे कपड़े का पैच लगा रहे हैं, तो इसलिए एप्लिक को कभी कभी पैच कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एप्लिक इज डिफरेंट और पैच वर्क इज डिफरेंट। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल टर्म अलाउंस। अलाउंस क्या होता है कि कुछ भी अतिरिक्त, है ना, जैसे कि हमको एक सैलरी मिलती है तो सैलरी के साथ कुछ अतिरिक्त मिला, कुछ जैसे टीए अलाउंस मिला। तो इसी तरह से जब हम गारमेंट बनाते हैं तो गारमेंट बनाने के लिए पैटर्न बनाएंगे। तो जब हम पैटर्न बनाते हैं तो पैटर्न हमारा बॉडी के मेजरमेंट का होता है, और बॉडी मेजरमेंट में यदि हम उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो वो आपका कहलाएगा अलाउंस। और एक तो क्या होता है कि बॉडी मेजरमेंट एक्यूरेट बॉडी मेजरमेंट है और उसके बाद आप कुछ ऐड कर रहे हैं, तो कुछ बाद में ऐड करेंगे तो वो आपका कहलाएगा सीम अलाउंस, और बॉडी मेजरमेंट के अंदर ऐड करेंगे, सॉरी, ये सीम अलाउंस के बाद जो आपकी सीम लाइन है इसके बाद ऐड करेंगे तो आपका कहलाएगा सीम अलाउंस, और सीम लाइन के अंदर ऐड करेंगे तो आपका कहलाएगा ईज अलाउंस। तो इस तरह से हम अलाउंस को दो भाग में देख सकते हैं, सीम अलाउंस और ईज अलाउंस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आम भाषा में हम कहते हैं कि सीम अलाउंस वह अमाउंट होता है जो हम सिलाई के लिए लेते हैं, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में यदि हम कहेंगे तो हमें यह कहना चाहिए कि सीम लाइन और कटिंग लाइन के बीच का जो अमाउंट होता है वो हमारा सीम अलाउंस कहलाता है। लेकिन ये आपको इसके लिए 2 लेयर्स का होना जरूरी है, क्योंकि 2 लेयर्स होंगे तभी आप सीम लगाएंगे। तो 2 लेयर्स में आपका सीम लाइन और कटिंग लाइन के बीच का अमाउंट सीम अलाउंस कहलाएगा, और ये आपका मिनिमम 1/4 इंच होना चाहिए। मैक्सिमम ये कितना भी इंच रख सकते हैं आप अपनी पसंद के अनुसार, लेकिन मिनिमम आपका 1/4 इंच होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये आपकी 2 लेयर्स हैं फैब्रिक की। 2 लेयर्स में आपने ये दोनों लेयर्स का, ये आपका कटिंग लाइन है और ये आपका सीम लाइन है, तो दोनों के बीच का जो अमाउंट है वो आपका सीम अलाउंस। आप यदि पैटर्न में देखेंगे तो आप इस तरह से सीम अलाउंस शो करते हैं ना, ये आपका कटिंग लाइन है और ये आपका सीम लाइन है। तो सीम अलाउंस तो बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से जल्दी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा ईज अलाउंस। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ईज अलाउंस आपका सीम लाइन के अंदर लिया जाता है, तो सीम लाइन के अंदर मतलब आपका जो बॉडी मेजरमेंट है वो, और उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट, और उसके बाद सीम आएगी। तो बॉडी मेजरमेंट के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं हम, वो आपका कहलाएगा ईज अलाउंस। तो ये जो बॉडी मेजरमेंट के बाद जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है 3 चीज पर, डिजाइन ऑफ गारमेंट पर, फंक्शन ऑफ गारमेंट पर, और पर्सनल प्रेफरेंस पर। आप किस डिजाइन का गारमेंट बनाना चाह रहे हैं तो उस डिजाइन के अकॉर्डिंग आपको ये अमाउंट कम ज्यादा करना पड़ सकता है ना। आपके गारमेंट का फंक्शन क्या है, जैसे कि आप स्विमवेयर बना रहे हैं
तो स्विमवेयर बनाने के लिए आपको ईज कम रखनी पड़ेगी, और यदि आप स्पोर्ट्स वेयर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको ईज ज़्यादा रखनी पड़ेगी। आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, आप थोड़ा लूज पसंद करते हैं या आप थोड़ा टाइट पसंद करते हैं, तो इन तीनों चीज़ों पर आपका बेस्ड होता है आपका ईज अलाउंस। तो ईज अलाउंस को हम 3 तरह से समझ सकते हैं, वियरिंग ईज, फिटिंग ईज और डिजाइन ईज। इन तीनों ईज को क्या होता है कि हम जनरली मिक्स कर देते हैं ना? तो अभी मैं कोशिश करूंगी इन तीनों में डिफरेंस बताने की, तो हो सकता है कि आप अंतर कर पाए इन फ्यूचर। तो वियरिंग ईज क्या होती है? सबसे पहले हमने बताया वियरिंग ईज है ना। तो वियरिंग ईज क्या होती है कि जो हमारा बॉडी मेजरमेंट है, यदि उसी के नाप का हम पैटर्न बनाएंगे और उसी के नाप का हम गारमेंट बनाएंगे, तो वो जब हम पहनेंगे तो हमको पहनने में दिक्कत होगी, और जब पहनने के बाद हमारी बॉडी पर आएगा तो वो थोड़ा टाइट रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है और मूवमेंट के लिए तो हमने जगह रखी नहीं है उसमें। तो हमारा जो बॉडी का वास्तविक नाप है उसमें जो हम ऐड करेंगे, और वो अमाउंट आपको सिर्फ इस बात की सहूलियत दे रहा है कि आप उसको अच्छे से पहन सकें और पहनने के बाद वो बॉडी पे कंफर्ट रह सके। तो इसके लिए जो अमाउंट हम यूज करेंगे वो हमारा कहलाएगा वियरिंग अलाउंस। और ये जो अमाउंट होता है, ये इसको हम स्टैंडर्ड ईज भी कहते हैं, और ये अमाउंट जो होता है वो स्टैंडर्ड 6 to 8 सेंटीमीटर हम लोग रखते हैं। वियरिंग इज आप इस तरह से समझ पाएंगे। देखिए, ये आपका बॉडी मेजरमेंट है। आप कोई भी कपड़ा पहनेंगे वो आपके बिल्कुल बॉडी पे फिट नहीं होगा, थोड़ा सा लूज रहेगा ही रहेगा, जिससे कि वो कंफर्ट रहे आपको और आपको उतारने और पहनने में भी आसानी रहे। तो ये आपकी वियरिंग ईज कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका फिटिंग ईज। अब वियरिंग ईज में क्या होता है कि आपने कपड़ा पहन तो लिया, पहनने के बाद किसी को लगता है कि पहनने में तो आराम था, लेकिन पहनने के बाद मुझे बॉडी पर ये ढीला है तो मुझे थोड़ा टाइट चाहिए था। किसी को लगता है नहीं ये टाइट है, मुझे ढीला चाहिए था। तो वो जो अपनी अपनी पसंद है फिटिंग की, तो उसके अकॉर्डिंग हम वियरिंग ईज तो देखो कंपलसरी है, वो तो आपको गारमेंट बनाने के लिए रखना ही रखना है, लेकिन फिटिंग ईज आपको कंपलसरी नहीं है। किसी को एकदम टाइट फिट चाहिए, किसी को लूज चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। इसलिए हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में लेंगे। तो नेगेटिव ईज दोनों सेंस में आएगी। इसको डायनेमिक ईज भी कहते हैं और इसको फैब्रिक ईज भी कहते हैं, क्योंकि फैब्रिक के ऊपर भी डिपेंड करती है कि यदि आपका फैब्रिक में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेचेबल है तो आप ईज कम रखेंगे, और यदि आपका फैब्रिक कम स्ट्रेचेबल है तो ये ईज ज्यादा रखेंगे। लेकिन इसको आप वेयरिंग ईज से मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि वेयरिंग ईज तो कंपलसरी है और जो फिटिंग ईज है वो आपकी कंपलसरी नहीं है, वो आपकी कम या ज्यादा हो सकती है। वेयरिंग ईज कम ज्यादा नहीं हो सकती, वेयरिंग तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए इसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में ले सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है कि आप फिटिंग ईज नहीं लें, है ना? तो क्या होता है कि जैसे जो आपका बॉडी मेजरमेंट है उसके बाद अमाउंट हमको लेना ही लेना है, तो कभी ऐसा होगा कि आप अमाउंट बिल्कुल ऐड ना करें, बल्कि जो आपका एक्चुअल मेजरमेंट है उसमें से भी आप माइनस कर दें, तो फिर गारमेंट कैसे फिट होगा? तो डेफिनेटली होगा, ये जब होगा जब आपका फैब्रिक स्ट्रेचेबल है। और यदि हम ऐसा करते हैं बॉडी मेजरमेंट के नाप से ईज को कम कर देते हैं या हटा देते हैं, तो वो आपकी कहलाती है नेगेटिव ईज। ठीक है, तो ये कब होती है? इस तरह के गारमेंट्स में है, जब आपका बॉडी जो आपका फैब्रिक है स्ट्रेचेबल है। तो स्ट्रेचेबल यदि होगा और आप एक्चुअल बॉडी मेजरमेंट उसके बाद आप ईज अलाउंस भी ले लेंगे, तो वो आपका बहुत लूज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपका जो एक्चुअल बॉडी मेजरमेंट है उसमें से आपको माइनस करना पड़ता है। तो माइनस करते हैं, इसलिए हम इसे नेगेटिव ईज कहते हैं ना। ये आपका देखो, जो भी गारमेंट है, यदि किसी को थोड़ा लूज पसंद है तो आपको फिटिंग ईज ज्यादा लेनी पड़ेगी। थोड़ा कम लूज पसंद है, सेमी फिटेड, आपको कम लेनी पड़ेगी। और बिल्कुल टाइट चाहिए तो और कम लेनी पड़ेगी। तो ये जो वेरिएशन जो हो रहा है ये आपका वेयरिंग अलाउंस में नहीं हो रहा है, ये वेयरिंग ईज में नहीं हो रहा है। ये जो वेरिएशन हो रहा है ये आपका हो रहा है फिटिंग ईज में। इसलिए ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है ना। जैसे कि ये गारमेंट है आपका, ये बिल्कुल फिट है बॉडी पर, लेकिन वेयरिंग ईज इसमें भी है। लेकिन ये आपका थोड़ा लूज है तो वेयरिंग ईज इसमें है, लेकिन इसके बाद जो है वो आपका फिटिंग ईज है। इसके बाद आती है हमारी थर्ड ईज डिजाइन ईज। डिजाइन ईज क्या होती है कि अब आपने वेयरिंग भी समझ लिया, आपने फिटिंग भी समझ लिया,
लेकिन इसके बाद भी तो आपको और कुछ चाहिए, जैसे आपको गारमेंट में आपको प्लीट्स बनानी है, आपको गैदर्स बनाने हैं, आपको फ्लेयर देना है, तो वो जो गारमेंट का डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी ऐड करना है, तो वो अमाउंट आपका कहलाएगा डिजाइनीज, मतलब वो एक्स्ट्रा अमाउंट जिससे आप डिजाइन बना रहे हैं। इसको कभी कभी हम एडेड फुलनेस भी कहते हैं। तो ये जो है आपका डिजाइन पर जो डिपेंड करता है एक्स्ट्रा, वो आपका डिजाइनीज कहलाता है। जैसे आपने ये डिजाइन बनाया, अब इस वाले फ्रॉक में आपका फ्लेयर है ना, तो इसमें वेस्ट पर आपको जो बॉडी मेजरमेंट है बस वो, और आपको बियरिंग लेनी है, लेकिन नीचे आपको फ्लेयर के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट लेना है। नेक्स्ट यदि हम ये वाला देखते हैं ड्रेस, तो इसमें आपको गैदर्स है वेस्ट पर, तो गैदर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लेना ही है। यहाँ आपके वेस्ट के पास साथ प्लीट्स है, तो प्लीट्स जब तक आप एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेंगे प्लीट्स नहीं बनेगी, तो बॉडी मेजरमेंट के बाद आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लेना ही है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं ये आपका कहलाएगा डिजाइनीज। यदि इस तरह का आप डिजाइन बनाते हैं तो आपको यहाँ सर्कुलर, यदि आपने नीचे बनाया तो नीचे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लेना ही है, लेकिन सर्कुलर में भी यदि यहाँ गैदर्स बना दिए तो आपको यहाँ भी एक्स्ट्रा अमाउंट लेना है, तो ये आपका कहलाएगा डिजाइनिंग। तो ये तीनों चीज समझने के बाद आपका जो एक्चुअल बॉडी मेजरमेंट है वो, उसमें आपने ऐड किया ईज और उसमें ऐड किया आपने सीम, तो ये तीनों मिलके क्या बनेगा हमारे गारमेंट का स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑल इन वन फेसिंग। ये है आपका जैसे आप ऐसा फेसिंग तो आप सब जानते हैं, तो ऐसा फेसिंग जो कि नेकलाइन और आर्म होल वो भी फ्रंट और बैक दोनों के एक साथ फिनिश कर दे, तो ऐसा फेसिंग आपका कहलाएगा ऑल इन वन फेसिंग। तो इसमें फ्रंट का एक पार्ट होगा और बैक के 2 पार्ट होंगे, और ये फ्रंट और बैक दोनों के आर्म होल और नेकलाइन दोनों को एक साथ फिनिश करेगा। और कैसे गारमेंट में, जो स्लीवलेस हो और कॉलरलेस हो। ठीक है, तो ये वीडियो तो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, इसका वीडियो था मेरे पास। फिर है नेक्स्ट आपका बेल्ट लूप। बेल्ट लूप आपके बेल्ट जो स्कर्ट हो या आपका फ्रॉक हो, तो उसमें बेल्ट यदि आप लगाते हैं तो बेल्ट को इंसर्ट करने के लिए जो फैब्रिक की पट्टी आप लगाते हैं उसको आप बेल्ट लूप कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बेस्पोक। बेस्पोक एक ये टर्म होता है जो कि एक पर्सनल चॉइस पे यदि हम कोई गारमेंट बनाते हैं ना, जैसे आप किसी के लिए गारमेंट बना रहे हैं तो सब कुछ उसके पसंद का है, मेजरमेंट उसका खुद का, उसको क्या चाहिए वो भी उसके पसंद का, तो सब कुछ आपका एक पर्सन के पसंद का है और उसी को बेस्ड रख के आप गारमेंट बना रहे हैं। तो इस गारमेंट, ऐसे गारमेंट प्रोडक्शन को हम कहेंगे बेस्पोक। तो ये जनरली क्या होता है, जैसे टेलर होता है ना, टेलर के पास हम गारमेंट बनवाने जाते हैं तो वो हमारा ही मेजरमेंट लेगा, हम ही उसको बताएंगे ऐसा गला बनाना है, ऐसा ये डिजाइन बनाना है। यदि उसने आगे से कुछ बता दिया तो वो भी हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें पसंद है या नहीं। तो इस तरह एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए जो गारमेंट बनेंगे तो उनको हम कहेंगे बेस्पोक। नेक्स्ट है बाइसेप। बाइसेप क्या होता है कि जो हमारा हाथ होता है उसमें कंधे और कोहनी के बीच की जो मसल होती है उसको, उस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं बाइसेप। ये बाइसेप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि नेक्स्ट हमारा टेक्निकल टर्म है बाइसेप लाइन। जब हम स्लीव बनाते हैं तो स्लीव में हम एक टेक्निकल ये स्लीव टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बाइसेप लाइन, जो इसी बाइसेप पर बेस्ड होती है। तो ये जो होती है आपकी स्लीव सेंटर लेवल पर परपेंडिकुलर होती है, जो मैंने डायग्राम में आपको दिखाया। नेक्स्ट है बाइफ्रोकेटेड ड्रेस। बाइफ्रोकेटेड ड्रेस वे ड्रेसेस होती हैं जो कि जिनमें कि लैग सम्मिलित होते हैं, मतलब ऐसा ड्रेस जिसमें पैर भी होंगे ना, या ऐसा ड्रेस जो ऊपर से एक होगा और नीचे से 2 पार्ट में डिवाइड होगा दोनों पैर के लिए। तो ये गर्दन, ये जो आपके नेक टू थाई भी हो सकते हैं, नेक टू एंकल और वेस्ट टू एंकल भी। तो आपको मैंने ये डायग्राम दिखाया, ये है आपका बाइफ्रोकेट ड्रेस का डायग्राम। तो बाइफ्रोकेट ड्रेस के जैसे ही आप आपके डमीज को भी अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये होती है आपकी बाइफ्रोकेटेड ड्रेस फॉर्म, मतलब ऐसा ड्रेस फॉर्म जिसमें लैग्स हो। तो ये आपकी होगी वेस्ट टू एंकल और नेक टू थाइस। तो हम लोग क्या करते हैं, आम भाषा में इनको हाफ डमी कह देते हैं, तो ये हाफ डमी नहीं कहते, इनको बाइफ्रोकेटेड डमी कहेंगे, है ना, हाफ डमी और फुल डमी कह देते हैं। होता है ड्रेस फॉर्म, वो बस्ट फॉर्म। तो बस्ट फॉर्म क्या होता है, आपका ऐसा ड्रेस फॉर्म जिसमें बस्ट
सीमांकन किया हुआ, मतलब बस्ट का उसमें डिटरमिनेशन हो, तो ऐसी जो डमी होगी या जो फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे ड्रेस फॉर्म, जो होगा उसको हम कहेंगे बस्ट। फिर है ब्लाउजोन। ब्लाउजोन क्या होता है कि ऐसा डिजाइन होता है जिसमें गैदर्स होती है ना, तो गैदर्स को क्या करते हैं, हम एक बेल्ट पर टाई कर देते हैं, तो इस तरह का जो डिजाइन होगा वो ब्लाउजोन कहलाएगा। ये जनरली हम करते हैं वेस्ट पर, जैसे ऊपर का गारमेंट बनाया और वेस्ट पर हमने गैदर्स बनाई और वेस्ट पर एक बैंड से उसको बांध दिया। ये डिजाइन आप स्कर्ट के बॉटम में भी ले सकते हैं और ड्रेस के हेम में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बोइंग। बोइंग क्या होता है, सॉरी बोनिंग। बोनिंग क्या होता है कि एक प्लास्टिक या मेटल का एक यार्ड होता है जिसको कि हम सीम में इंसर्ट करते हैं। तो पहले क्या होता था कि कॉलर बोन यूज करते, कॉलर बोन होती थी जो कॉलर बनाने के कॉर्नर में उसको यूज करते थे। तो उसी से रिलेटेड ये है कि एक सीम लाइन के अंदर हम इसकी मेटल या प्लास्टिक की एक यार्ड होगी और उसको हम उसमें इंसर्ट कर देंगे, तो वो इंसर्ट करने को हम कहेंगे बोनिंग। ये देखिए आपको इससे समझ आ जाएगा, ये प्लास्टिक की यार्ड है और उसको हमने सीम में इंसर्ट किया। तो अब ये जब हमने सीम में इसमें इंसर्ट करके ये जो पट्टी बनाई है, ये कहाँ काम आएगी, तो ये काम आएगी यहाँ पर बस्टियर्स में। इससे हम जो ड्रेस बनाएंगे वो आपके कहलाते हैं बस्टियर्स। जहां पर कि आपको ऐसा डिजाइन बनाना हो जो जिसका शेप स्थिर रखना हो या जिसको एकदम स्ट्रेट रखना हो, तो आपका कपड़ा तो ऐसा नहीं है कि वो आप एकदम स्ट्रेट रह जाएगा, तो आपको ये बोनिंग आपको बनानी पड़ती है जिससे कि आप बस्टियर बना सकें। नेक्स्ट है आपका बस्ट अपेक्स। बस्ट अपेक्स क्या होता है कि हमारा बस्ट का फुलेस्ट पार्ट जो होता है वो बस्ट अपेक्स कहलाता है। बस्ट डार्ट, जो बस्ट अपेक्स होता है उसके चारों तरफ जो डार्ट बनती हैं वो उन सबके लिए कॉमन वर्ड यूज होता है, वो होता है बस्ट डार्ट। बाकी जो नाम होते हैं उनके उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे फ्रेंच डार्ट है, साइड डार्ट है, आर्म होल डार्ट है, मिड नेक डार्ट है। तो ये सब जो नाम है इनके, ये इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन इनका यदि कॉमन नाम है तो वो है बस्ट डार्ट, क्योंकि ये बस्ट अपेक्स के चारों तरफ बनती है। नेक्स्ट आपका केस। केस क्या होता है कि एक मेटल का एक वायर, मेटल वायर का एक पोर्शन होता है जो कि वेस्ट से नीचे तक बनता है और इसके ऊपर आपका ड्रेस डिपेंड होता है। तो यदि आपको इस तरह का ड्रेस चाहिए होता है, ऐसा नीचे से चौड़ा जो बिल्कुल स्थिर रहे, तो उसके लिए आपको अंदर उसके ड्रेस के केस बनाना पड़ता है और इसके आधार पर जो ड्रेस बनती है उनको केस ड्रेस कहते हैं, जो आपको मैंने यहाँ दिखाई। आपका केसिंग। केसिंग क्या होता है कि एक कपड़े का आप एक टनल बनाते हैं और उसके अंदर इलास्टिक या बेल्ट को डाल देते हैं और उसको आप खींच के उसको टाई कर सकते हैं, तो ये आपका होता है केसिंग। तो केसिंग को देखो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं बच्चों के ड्रेस में और टीनेजर्स के ड्रेस में। जैसे यहाँ पर केसिंग का मतलब ये नहीं कि वेस्ट पर ही टाई हो, साइड सीम में आपने केसिंग बनाया, साइड सीम में आपने टनल बनाया और उसमें इलास्टिक को डाला है, तो यहाँ गैदर्स आ गए। ये देखिए यहाँ पर ये गैदर्स आ गए, तो ये आपका कहलाएगा केसिंग। केसिंग के बाद है हमारा सेंटर्ड जिप। सेंटर्ड जिप को आप आम भाषा में कहते हैं इनविजिबल जिप। तो सेंट्रल जिप प्रैक्टिकली क्या होती है कि ऐसी जिप होती है जिसमें जो फैब्रिक होता है वो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में दिखाई देता है, लेकिन जो उसके टीथ होते हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाई देते। तो ये होती है आपकी सेंटर्ड जिप, जिसको कि कहते हैं हम इनविजिबल जिप। ये इस तरह की होती है, ये आपकी है सेंटर्ड जिप और ये आपकी नॉर्मल जिप। क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या होता है, एक स्ट्रेट कट होता है जो कि आप सीम अलाउंस में लगाते हैं। बेसिक नियम, मतलब बेसिक अर्थ इसका ये होता है, लेकिन बात यह है कि ये लगता कहाँ पर क्लिपिंग ना, आप स्ट्रेट कट तो लगाएंगे लेकिन कहाँ, तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ लगा रहे हैं। तो ये आपका लगता है जहां पर भी आप कॉन्केव कर्व बनाते हैं, जहां भी आप कॉन्केव कर्व बनाएंगे वहां आपका क्लिपिंग होगा। ठीक है, इसका क्या नियम है कि ये सीम अलाउंस में ही लगेगा, बराबर दूरी पर लगेगा और इतना कट होगा कि आपकी सीम लाइन कट ना हो, सीम लाइन से थोड़ा दूर। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फैब्रिक है वो आराम से, जो सीम अलाउंस है वो स्प्रेड हो जाएगा। वो कैसे होगा, ये देखिए
जैसे ये आपका है, ये आपका है कॉन्केव कर्व, ठीक है। आपकी ये सीम लाइन है और ये आपकी कटिंग लाइन है। यदि ये कटिंग लाइन टर्न होकर सीम लाइन के इधर आएगी तो देखिए इसका मेजरमेंट, और अब जो ये टर्न होकर यहाँ आएगी तो इसके मेजरमेंट में कितना बड़ा डिफरेंस होगा। ये देखिए, ये जब यहाँ आएगी तो बहुत डिफरेंस होगा। तो इतना डिफरेंस होने के बाद जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये शेप तो हमारा आ ही नहीं पाएगा। तो इस कॉन्वेक्स शेप को लाने कॉन्केव शेप को लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सीम अलाउंस है इसमें स्ट्रेट कट लगाएंगे। तो ये कट जब हम लगाएंगे तो जब ये सीम अलाउंस टर्न होकर वापस मेन फैब्रिक पर आएगा तो इस तरह से आपका ये इसको जगह मिल जाएगी उस अमाउंट के डिफरेंस को खत्म करने के लिए, और ये बिल्कुल आपका फ्लैट सीम फ्लैट शेप आ जाएगा। तो इसलिए हम ये जो है क्लिपिंग ये हम करेंगे कॉन्केव शेप पर, ठीक है। अब क्लिपिंग और नॉच पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ क्लिपिंग के साथ नॉचिंग लिया है, क्योंकि कई लोग क्लिपिंग की जगह लगाते करते क्लिप ही है, कहते नॉचिंग। तो ये नॉचिंग कहाँ से डिफरेंस होगी, ये है आपका क्लिपिंग, देखो ठीक है। ये आपने क्लिप किया, फिर आपने इसको टर्न किया तो आपका इस तरह से शेप आ जाएगा। नॉचिंग क्या होती है कि नॉचिंग या तो यू शेप का या वी शेप का कट होगा, लेकिन ये कहाँ लगेगा आपका कॉन्वेक्स शेप पर। तो जहां भी आपका कॉन्वेक्स शेप होगा वहां ये लगेगा। तो इससे क्या होता है कि इस तरह का यदि हम शेप बना रहे हैं तो जब आपका ये सीम अलाउंस है और ये आपकी कटिंग लाइन है तो ये कटिंग लाइन जब आपकी यहां से टर्न होके यहां आएगी तो फिर से देखिए आप मेजरमेंट में डिफरेंस, तो इतना मेजरमेंट जब यहाँ आएगा तो बल्कि हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट है ये यदि हम निकाल देंगे यहाँ से तो जितना अमाउंट बचा है वो टर्न होके यहाँ के लाइन के बराबर हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर हमने ये अमाउंट को निकाल दिया, अब ये जब अंदर टर्न होगा तो इस लाइन के बराबर होगा और यहाँ के पर बल्कीनेस नहीं होगी। तो इसलिए जो भी हमारा कॉन्वेक्स शेप है वहां हम नॉचिंग करेंगे। तो इसलिए ये नॉचिंग वर्सेस क्लिपिंग वर्सेस नॉचिंग हो जाता है कि यहाँ आपको क्लिप करना है या नॉच करना है। ये आप इस तरह से और अच्छे से समझ पाएंगे। इनसाइड का जब शेप होगा तो आपको क्लिपिंग करनी है जिससे कि फैब्रिक को स्प्रेड होने में जगह मिल जाए, और आउटसाइड का जब होगा तो आपको नॉचिंग करनी है जिससे कि एक्स्ट्रा अमाउंट हटने के लिए जगह मिल जाए। लेकिन नॉच हम बैलेंस मार्क के लिए भी काम में लेते हैं। जो ये वी शेप का नॉच होता है या बैलेंस मार्क के लिए भी काम में लेते हैं, जहां पर कि आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से इतना सीम में टर्न होगा, या यहाँ से जो फ्रंट और बैक को जोड़ना है तो ये साइड सीम में इस तरह से जॉइंट होगा, या आपको एक बड़े अमाउंट को छोटे अमाउंट में जोड़ना है तो वहाँ आपको बैलेंस करने के लिए बैलेंस मार्क लगाते हैं। आप इस तरह से बैलेंस मार्क लगाते हैं, जैसे स्लीव को आर्म होल में जोड़ना है तो यहाँ पर यदि आपने ये निशान लगाया है तो ये है नॉच लेकिन काम करेगा बैलेंस का, इसलिए नॉचेस एज अ बैलेंस मार्क भी यूज होते हैं। नॉचेस का ये भी एक दूसरा डायग्राम है जिसमें आप ये नॉचेस लगा रहे हैं जिससे कि आप डार्ट स्टिच करें तो दोनों को मिला सकें। इसका एक और काम है कि जब आप कर्व सीम बनाते हैं, वक्र सीम बनाते हैं, सॉरी, जैसे साइड सीम लगाया, थोड़ा सा गोलाई में सीम आप लगा रहे हैं तो वहां आप वैज आकार का कट लगा देते हैं तो वो भी आपका नॉचेस कहलाता है। जैसे इस तरह के आपने प्रिंसेस लाइन बनाया या साइड सीम लगाया तो ये कपड़ा साइड सीम को जब आप टर्न करेंगे तो ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर नॉच लगाएंगे। तो इस तरह से नॉच आपका कॉन्वेक्स शेप में भी काम कर रहा है, आपका बैलेंस मार्क में भी काम कर रहा है, और आपका ये कर्व सीम में भी काम कर रहा है। तो इस तरह से नॉचिंग आपका क्या होता है, शेपिंग को भी लेके चलता है और बैलेंस मार्क को भी लेके चलता है। ये आपका नॉचर टूल होता है जिससे आप नॉच लगाते हैं। नेक्स्ट आपका कॉन्टूर डार्ट। कॉन्टूर डार्ट आम भाषा में आप कहते हैं कि जो फुल डार्ट होता है वो कॉन्टूर डार्ट कहलाता है, ठीक है। और टेक्निकली क्या होता है कि जो फुल डार्ट होता है जो आई के शेप का होता है, लेकिन जो बेसिक चीज होती है उसमें ये होता है कि ये शेप देने वाला होना चाहिए, तो ये शेप देता है इसलिए आपका ये कॉन्टूर डार्ट है। तो फुल डार्ट तो आपका कॉन्टूर डार्ट है ही, इसके साथ यदि आपका हाफ डार्ट भी इस तरह से शेप देता है तो ये भी कॉन्टूर डार्ट है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये आपकी जो रेड लाइन है ये आपकी ओरिजिनल डार्ट है, यदि आपने इसको कॉन्वेक्स या कॉन्केव शेप में सीम दिया है तो ये आपका कॉन्टूर डार्ट कहलाएगा।
फिर आपका है ये कॉच्यूर या हॉट कॉच्यूर। तो कॉच्यूर क्या होता है कि ड्रेस मेकर के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, ये फ्रेंच वर्ड है जो आपका ड्रेस मेकर के लिए यूज होगा। और हॉट कॉच्यूर क्या होता है कि जो हाई फैशन की जो ड्रेसेस बनाते हैं, तो एक फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच में ही ये यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके यदि ये डिजाइनिंग का काम जेंट्स करते हैं तो उनको आप कहते हैं ये कॉच्यूर, और यदि ये कॉथुरियर, और यदि फीमेल इस काम को करती हैं तो वो कहलाते हैं कॉथुरियर है। ठीक है? तो ये जो ड्रेसेस हैं ये आपकी कहलाती हैं हॉट कॉच्यूर ड्रेसेस। इस तरह की ड्रेसेस, जो इस तरह के ड्रेसेस को जो बनाते हैं ना, वो आपके कहलाते हैं ये कॉचूरियर। तो इस तरह के ड्रेसेस जो बनाएंगे वो कॉचूरियर कहलाएंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ ड्रेसेस लिए जो कि कॉचूरियर ने बनाई हैं। और ये अभी जो अभी 2019 में वोग का जो स्प्रिंग कलेक्शन था उसके ये सारे कॉचूरियर्स हैं और ये उनकी सारी ड्रेसेस हैं। ये सारे ये हैं आपके कॉचूर और ये आपकी उनकी ड्रेसेस, ये उनका कलेक्शन है इसका 2019 का। तो अब तक आपको जितने मैंने टेक्निकल टर्म समझाए ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो यदि ये आपको समझ आ गए हैं तो आपको क्या करना है, इनके बाद जितने भी आपने आज टेक्निकल टर्म पढ़े हैं तो उन टेक्निकल टर्म की आपको एक लिस्ट बनानी है और आपको खुद को क्या करना है कि एक गारमेंट सेलेक्ट करना है और उस गारमेंट सेलेक्ट करके उसको बनाते समय आप जितनी भी टेक्निकल टर्म यूज करते हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनकी एक लिस्ट बनानी है। तो ये आज आपका हमारा लेसन कंप्लीट हो गया और इसके बाद जो अब नेक्स्ट लेसन लूंगी मैं वो टेक्निकल टर्म पार्ट 2 रखेंगे हम। अब यदि किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। रॉबिन सर। जी मैम। मेरा लेसन तो खत्म हो गया है, अब यदि किसी को कुछ पूछना है तो। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाथ रेस किया है, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है सर। हाँ जी बोलिए। सुनाई नहीं जिसने दे। भी हैंड रेस किया है मैंने उसको अनम्यूट कर दिया है, आप हाँ अपना मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक वो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहते हैं मैम। अगर और किसी को भी कोई डाउट है तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। मैम ये जलाओ करण तो सिंह। सिमुलस में बताओ। हेलो जी पूछिए। मैडम, ये जलाओ सब सिमुलस से समझ था समझ के द्वारा। जोर इज की अलाउंस बोलिए और तो। सीम अलाउंस में, इज अलाउंस और हाँ, सीम अलाउंस ये का अंतर फिर से जलाओ और बताओ। सिमुलस के और सीम हाँ अलाउंस, वेरी फिर से गुड, समझ होते हैं। बिल्कुल बता दो। देखिए मैंने आपको बताया था अलाउंस। अलाउंस दो तरह का होता है। आपने जो पैटर्न बनाया उसकी सीम लाइन के अंदर या बाहर, तो सीम लाइन के अंदर है तो ईज अलाउंस है, सीम लाइन के बाहर है तो सीम अलाउंस है। इतना तो आया समझ। बस सीम अलाउंस और ईज में अंतर पूछना था ना। हेलो हेलो। हाँ यही पूछ रहा था। बस तो जो सीम अलाउंस है मतलब जो आपकी सीम लाइन है उसके बाहर जो लिया है वो आपका ईज सीम अलाउंस है, और जो सीम लाइन के अंदर लिया वो आपका ईज अलाउंस में आपका जो बॉडी का एक्चुअल मेजरमेंट है वो, और उसके बाद जो अमाउंट लिया है वो इंक्लूड है। ठीक है, और कुछ।
सीम लाइन के बाहर जो नॉर्मल रहता है वो ईज अलाउंस है, वो सीम अलाउंस है, सीम लाइन के बाहर वो सीम सीम अलाउंस। अलाउंस है। हाँ, और और सीम सीम लाइन के अलाउंस अंदर के ईज बाद जो अलाउंस। एक्स्ट्रा देंगे वो, इसके बाद उसके बाद एक और एक्स्ट्रा देते हैं नेक्स्ट फिटिंग के लिए, फ्यूचर फिटिंग के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ये वो मैं कौन सा फिटिंग होता है? ये बिल्कुल बिल्कुल अभी बताती हूँ। देखिए ये क्या होता है कि मैंने लिखा तो है लेकिन मैंने बताया नहीं था इसको। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सीम अलाउंस को कभी कभी क्या होता है इनलेस कहते हैं। हाँ, ओ सॉरी, इनलेज। इनलेस वह फैब्रिक होता है जो आप सीम लाइन के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं ओरिजिनल कपड़े से, जिससे कि आप भविष्य में उस कपड़े की चौड़ाई बढ़ा सकें, तो उसको हम इनलेस कहते हैं। लेकिन क्या होता है ओके कि इनलेस भी सीम लाइन के बाद होता है और सीम अलाउंस भी सीम लाइन के बाद होता है, तो कॉमनली इसको सीम अलाउंस को ही इनलेस कह देते हैं। एक डायग्राम दिखाते हैं मैडम, तो दिखाना जरा शो करना। हाँ, जो सीम टेक्निकली अलाउंस क्या है। होता है कि सीम इनलेस और सीम अलाउंस दोनों एक साथ ही अमाउंट लिया जाता है, दोनों सीम लाइन के बाहर ही होता है। लेकिन इनलेस का यूज हम जब करते हैं जब हमें भविष्य में कपड़े की चौड़ाई बढ़ानी है, और सिर्फ कपड़े को सिलने के लिए जो लेते हैं वो सीम अलाउंस होता है। ओके अलाउंस तो जरूरी है ही, इनलेस आपका जरूरी नहीं है कि आप रखें या ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट। और कोई क्वेरीज है?